तो देखो, जब आप कोई भी एक रे ले लिए, मान लो एक रे है, ठीक है, और इसको आप पास कराएं कोई भी एक स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो क्या होगा, बेसिकली ये जो लाइन है इट इज मिक्सचर ऑफ लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, जो हम देख के नेक्ड आई से देख के नहीं पता कर सकते। तो जब आपने इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया तो मान लो कि ये चार अलग अलग वेवलेंथ से मिक्स्ड होगा, तो आपको वो चारों वेवलेंथ अलग अलग पैटर्न में मिल जाएंगे इस तरह से। तो ये जो पैटर्न मिलेगा इसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। आपने पहले भी इस चीज को पढ़ा है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस लिखेंगे। लिखो, द पैटर्न और फोटोग्राफ of the emergent radiation, the pattern or photograph of the emergent radiation recorded on a screen is called spectrogram, or spectrum is called spectrogram or spectrum of the given radiation, I repeat, the pattern or photograph of the emergent radiation recorded on a screen is called spectrogram or spectrum of the given radiation. Next line में लिखेंगे, an instrument used to separate radiation of different wavelength an instrument used to separate radiation of different wavelength or frequency is known as spectroscope. एग्जाम्पल में लिखना ना, प्रिज्म जो है वो क्या है, एक स्पेक्ट्रोस्कोप का एग्जाम्पल है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, द पैटर्न और सॉरी ये तो लिखवा दी ना, लाइन चेंज करके लिखना है, द ब्रांच ऑफ साइंस dealing with spectrum is called spectroscopy. The branch of science dealing with spectrum is called spectroscopy. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। देखो, हमें पढ़ना तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है, लेकिन बेसिक आइडिया होना चाहिए हम लोग को। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में देखो, बेसिकली स्पेक्ट्रम दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कहां से वो स्टार्ट होगा,
बेस्ड ऑन ओरिजिन, और ओरिजिन के बेस पे वो दो टाइप का होगा, इमिशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन मैं आगे सब एक्सप्लेन करूंगा। और जो सेकेंड टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन नेचर। बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर जो है वो दो टाइप के होते हैं अगेन। फर्स्ट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और सेकंड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और ये जो डिसकंटिन्यूअस वाला होता है ये अगेन दो टाइप का होता है, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। Based on origin, it is of two types, emission, absorption. Based on nature, it is of two types, continuous and discontinuous. Discontinuous is of two types, line and band spectrum. So first we will start with emission spectrum. लिखो, when radiation emitted from some source, when radiation emitted from some source like sun, comma bulb, sun, comma bulb, comma heating any object at high temperature, heating any object at high temperature, sun, comma bulb, comma heating any object at high temperature is passed through spectroscope, is passed through spectroscope is passed through spectroscope and received on a photographic plate, and received on a photographic plate, then spectrum obtained is called, then spectrum obtained is called emission spectrum, is called emission spectrum. इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर कोई बॉडी से लाइट इमिट हो रहा है या रेडिएशन इमिट हो रहा है, और बॉडी कुछ भी हो सकता है, जैसे सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, आप किसी बॉडी को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर दे, जैसे मान लो आप आयरन ले लो, हीट कर दो तो देखो रेड हो जाता है, और जब वो रेड हो जाएगा तो वो लाइट इमिट करना चालू कर देता है। तो इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में देखा था कि जब आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले लिया था वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज पे, तब भी गैसेस क्या करने लगे थे, रेडिएशन इमिट करने लगे थे, जिसको हमने कैथोड रे और एनोड रे नाम दिया था। तो वो भी एक तरह का सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सोर्स से जब रेडिएशन इमिट होता है और उसको जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराते हैं लाइक प्रिज्म, तो क्या होता है, जो पैटर्न आपने रिसीव किया फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहेंगे। और वो किस तरह का स्पेक्ट्रम हुआ, इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे लाइट इज इमिटेड बाय सम सोर्स, लाइट और रेडिएशन जो है वो किसी सोर्स से इमिट हो रहा है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, इट मे बी कंटिन्यूअस, it may be continuous or discontinuous, it may be continuous or discontinuous depending upon
depending upon the nature of source, depending upon the nature of source, depending upon the nature of source। मतलब अब देखो ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि जो इमिटिंग बॉडी है वो कैसा है, उसका सोर्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अब बात करेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसमें लिखो व्हेन व्हाइट लाइट, देखो व्हाइट लाइट का मतलब ये नहीं कि जिसका कलर व्हाइट है, व्हाइट लाइट मतलब मिक्सचर ऑफ लाइट, एक ऐसा रेडिएशन जिसमें अलग अलग वेवलेंथ मिक्स्ड हो, ठीक है। और जैसे सन का रे हो गया, कोई बल्ब से जो लाइट आता है, या फिर आप रेड हॉट आयरन ले लें, ये सब जो है बेसिकली दे आर, उनसे जो रेडिएशन निकलेगा उसी को हम लोग व्हाइट लाइट कहते हैं। तो व्हेन व्हाइट लाइट is passed, sorry, when white light from any source, when white light from any source is analyzed by, when white light from any source is analyzed by spectroscope, analyzed by spectroscope, then it is observed that, then it is observed that it splits into, it splits into 7 different, it splits into 7 different colors, 7 different colors ranging from violet to red, ranging from violet to red, and these color, and these color are so continuous, these color are so continuous, these color are so continuous that each of them, that each of them, that each of them emerges into other, that each of them emerges into next, लिखना, that each of them emerges into next, each of them emerges into next, hence it is known as, hence it is known as continuous spectrum, continuous spectrum। मतलब समझो जब व्हाइट लाइट को आपने स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया तो 7 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में टूट गए, कहां से कहां तक रेंज आया उसका, वॉयलेट से लेकर रेड तक। अब ये कलर एक दूसरे से इमर्जेस थे कि हम इनकी बाउंड्रीज नहीं बता सकते, ग्रीन कहाँ खत्म हो रहा है और येलो कहाँ से शुरू होगा, या येलो कहाँ खत्म होगा ऑरेंज कहाँ से चालू होगा। आपने रेनबो देखा होगा, आप कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो उनके बाउंड्रीज को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। तो ऐसे रेडिएशंस को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। मूविंग ऑन टू सेकंड, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, आप देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम 2 टाइप का है, एक बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो बैंड स्पेक्ट्रम जो होता है, पहले लिख लेना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आर नोन एज बैंड स्पेक्ट्रम। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट हम लोग लिख रहे हैं। देखो बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, वो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि सपोज करो कि एक
1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम वाले जितने वेवलेंथ होंगे वो एक बैंड के फॉर्म में आ गया। फिर 101 से लेके 200 तक जितना आएगा वो एक फॉर्म में, 201 से 300, 300 से 400, मतलब वो एक रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम को लेके चलता है, लैम्डा 1 टू लैम्डा 2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डार्क स्पेस। ये जो बीच बीच में मैंने गैप दिया, दे आर डार्क स्पेस। तो बैंड स्पेक्ट्रम में लिखेंगे इट इज ए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मतलब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। और बस इस तरह से आपको सिर्फ ड्रॉ कर लेना है। अब इनके सोर्स पे डिपेंड करता होगा क्यों ऐसा हुआ, इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है और इस पे हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। डिसकंटिन्यूअस वाले का सेकंड पार्ट, लाइन स्पेक्ट्रम लिखेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम को आप इस तरह से सीधा सीधा लाइंस के फॉर्म में बना सकते हैं, अलग अलग लाइंस, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, इस तरह से। अगेन ये जो तुमको स्पेस दिख रहा है, दे आर डार्क स्पेस, दीज आर डार्क स्पेस, डार्क स्पेस। इसमें लिखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, spectrum of atom, spectrum of atom, that is atomic spectrum is line spectrum, is line spectrum। एटम के स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम का टाइप होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। तो उसमें लिख लोगे एक लाइन नोट करके, इट कंटेन्स ordered arrangement of lines, it contains ordered arrangement of lines of particular wavelength, it contains ordered arrangement of lines of particular wavelength separated by dark space, separated by dark space, separated by dark space। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, सब लोग हेडिंग डाल दें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यू हैव टू बी फास्ट, ओके, इतना स्लो मैं बता रहा हूं। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया सोडियम का, ठीक है, और आप एक व्हाइट लाइट को लाए, लेकिन पहले इस सॉल्यूशन से पास कराया, इस सॉल्यूशन से पास कराने के बाद आपने इसको स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया, और फिर ये स्प्लिट हुआ अपने सेम फैशन में। अभी ये साथ नहीं बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस मिल गया, ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। जब हमने व्हाइट लाइट को सोडियम के सॉल्यूशन से पास कराया तो सोडियम सॉल्यूशन का कलर येलो होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो 7 कलर्स आ रहे थे उसमें येलो कलर नहीं मिला। क्यों? येलो कलर एब्जॉर्ब हो गया। आप इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से ले लो। अगर मान लो आपने एक रेड कलर का लेजर लाइट लिया है, आप उसको व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट पे प्रोजेक्ट करो या व्हाइट कलर के दीवार पे, व्हाइट कलर के कपड़े पे आप उसको प्रोजेक्ट करो, आपको तुरंत वो रेड रेड दिखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसको रेड कलर का ही एक क्लॉथ के ऊपर प्रोजेक्ट करो डार्क रेड, तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा वो लाइट कहाँ है। क्योंकि हम कहेंगे ऐसा नहीं कि लाइट नहीं है, बट हम ये कहेंगे कि लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गया। सेम कलर सेम वेवलेंथ वाले एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही हुआ है कि ये सॉल्यूशन में सोडियम के येलो कलर था, तो इस व्हाइट लाइट में जो येलो कलर का रेडिएशन होगा वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए मुझे यहाँ पर क्या मिला, एक डार्क स्पेस मिला। यहाँ पर कोई कलर नहीं मिलेगा। इस तरह के स्पेक्ट्रम है, ये भी एक तरह से देखो तो एब्जॉर्ब
इमिशन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि लाइट तो पहले इमिट हुआ, लेकिन क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है एक कलर को, इसलिए इसका नाम हम लोग दे दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आप इसको लिखेंगे when white light from any source, when white light from any source is first passed by a solution, when white light from any source is first passed from solution or vapors of a chemical substance, or vapors of a chemical substance, and then analyzed by spectroscope, and observed that some dark space are obtained in the continuous spectrum. Some dark space are obtained in the continuous spectrum. Some dark space are obtained in the continuous spectrum because radiation of certain wavelength are absorbed from the white light depending upon the nature of element, मतलब ये हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे कैल्शियम सॉल्यूशन लेते तो कैल्शियम सॉल्यूशन रेड कलर को एब्जॉर्ब कर लेता, अगर यहाँ से पोटेशियम सॉल्यूशन लेते तो पोटेशियम सॉल्यूशन वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है, जिस भी कलर का ये होगा उस कलर का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कर लेगा। ओके, तो ये तो है बेसिक आइडिया ऑफ स्पेक्ट्रम, है ना। हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो मैं उसी पे आ जाता हूँ सीधा, हेडिंग डालेंगे सब लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली वो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम का टाइप है, या आप हेडिंग में ही लिख सकते थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये इमिशन का एग्जांपल है, और ये नेचर में डिसकंटिन्यूअस है। मतलब आपको यहाँ से सारा आइडिया लग गया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज लाइन स्पेक्ट्रम टाइप, इमिशन स्पेक्ट्रम, और ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो क्या बोलोगे? वो एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इट इज अ टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, और इमिशन या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आता है ये। तो हमने सब पढ़ लिया, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया। तो हाइड्रोजन जो है वो किस तरह का स्पेक्ट्रम है? इट इज इमिशन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर,
एंड डिसकंटिन्यूअस में किस टाइप का, लाइन स्पेक्ट्रम टाइप का। तो इसमें लिखेंगे when hydrogen gas at low pressure, when hydrogen gas at low pressure, when hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube, when hydrogen gas at low pressure is taken in the discharge tube, and light emitted on passing electric discharge is passed through spectroscope then spectrum obtained is emission spectrum of hydrogen, तो देखो जब आप हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, ये वही एग्जाम उसी तरह का सेटअप है डिस्चार्ज ट्यूब जो हमने डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, जब हमने कुछ गैसेस ले लिए थे डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज जब पास कराए, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस को वेरी लो प्रेशर पे ले लिए, और जब उसमें करंट पास कराए तो उससे जो रेडिएशन निकला है वो रेडिएशन के बाद उसको जब स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया गया तो जो लाइंस मिले हैं, जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिले हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ मेरे को क्लास के टाइम पे अभी ठीक है, जस्ट सेकंड क्लास होल्ड। तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन गैस से जब लाइट इमिट हुआ उसको जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोप से पास कराया तो जो स्पेक्ट्रम मिला उसी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखो हाइड्रोजन के केस में क्या देखा गया कि जब लाइट को पास कराए प्रिज्म से तो 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिले। मैंने यहाँ 6 बनाया, 1 2 3 4 5 6। और फिर जब इन 6 लाइन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया तो एक एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिले। इस तरह से एक एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिले, अलग अलग सीरीज बना लाइंस का, ठीक है। और अलग अलग लाइंस को अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उनके नाम पे ही फिर वो लाइंस आ गया। अलग अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया इसको, ठीक है। ये क्या है आपका फोटोग्राफिक प्लेट। तो एक लाइन में क्या मिला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। अब इसको थोड़ा सा समझने का जरूरत है कि ये ऐसा कैसे हुआ। देखो जब बेसिकली ये N1 है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट में है। जब हमने उसको एनर्जी दिया
इस तरह से मान लो ये N2 N3 N4 N5 N6 इस तरह से आ गया, ठीक है। तो जब आप एनर्जी दिए यहाँ, मतलब गैस था उसको एनर्जी दिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पे चल गया, मान लो इन्फिनिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो हम कर सकते हैं बाय गिविंग सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी मिलेगा, एक्साइट हो जाएगा, बट डी एक्साइटेशन, और ये क्या होता है 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रुकता है कहीं पे, ठीक है। एकदम कम टाइम के लिए ये एक्साइट होगा और फिर तुरंत उसका डी एक्साइटेशन चालू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो डी एक्साइटेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हो सकता है वो पहले N6 से N4 पे आए, फिर N4 से सीधा 1 पे आ जाए। हो सकता है पहले वो N6 से N5 पे आए, फिर N5 से 1 पे आ जाए। हो सकता है पहले N6 से N5, N5 से N4, N4 से N3, N3 से N2, N2 से N1 ऐसे हो जाए। कुछ ऐसे लाइंस हो जो डायरेक्ट N6 से N2 पे आके रुके, कोई ऐसा लाइंस हो जो N6 से N2, N5 से N2, N4 से N2, इस तरह से। मतलब इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन हमारे हैंड में नहीं होगा। आप एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन विल एक्साइट, लेकिन फिर उसका डी एक्साइटेशन को हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये डी एक्साइट होता है तो अलग अलग लाइंस पे जो रुका, मतलब वो सारे रेडिएशन जो 1 पे आके रुके उनको अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया, वो सारे रेडिएशन जो 2 पे आके रुका उसको अलग साइंटिस्ट ने स्टडी किया। तो अभी हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अभी इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जो तुम पूछ रहे हो? अभी ऐसे तो बहुत सारा चीज है, ठीक है। विवेक, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन मत पूछा करो, आपके सिलेबस में है। कुछ भी कोई भी चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना ऐसे कि इसका क्या जरूरत है। नेसेसरी तो कुछ नहीं, अब देखोगे तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये सब था ही नहीं, सब फेक था। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। आगे ये चीजें आएगी, अब सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हायर केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज है। जल्दी से ड्रॉ कर लें। इसमें देखो जो लाइंस 1 पे आके एंड हुआ वो क्या हो गया, लाइमन सीरीज। जो लाइंस 2 पे एंड हुआ वो क्या हो गया, बामर सीरीज। जो लाइंस 3 पे एंड हो गया वो क्या हो गया, पास्कल सीरीज। जो लाइन 4 पे आके एंड हुआ उसको क्या कहते हैं, ब्रैकेट। जो लाइन 5 पे आके एंड हुआ उसको क्या कहते हैं, पी फंड, या उसको फंड सीरीज कह सकते हो। और मैंने यहाँ पे आप देखो ये भी लिखा, ये यूवी रीजन होगा, ये विजिबल रीजन होगा, ये नियर इंफ्रा, ये फार इंफ्रा, ये फार इंफ्रा। अब जो n=6 पे आके ऐसा भी एक होता है, n=6 पे जो आता है, ठीक है। तो n=6 पे जो आता है उसको हम लोग कहते हैं हमफ्री, HUMPHREY। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी के लिए रख लो। तो आपसे कभी भी बोला जाए लाइमन सीरीज के लिए n का वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, n1 = 1। लाइमन बामर सीरीज के लिए है 2, पास्कल के लिए क्या है 3, ब्रैकेट के लिए क्या है 4। अगर मान लो यहाँ से मैं कहता हूँ सेकंड लाइन ध्यान देना यहीं से, सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो ध्यान दीजिए बाल्मर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन कौन सा, मतलब बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन सा है, n=2। यहाँ से सेकंड लाइन काउंट करो, ये हो गया फर्स्ट लाइन, ये हो गया सेकंड लाइन, तो n2 क्या हो जाएगा 4। अगर हम आपसे बोले थर्ड लाइन ऑफ पास्कल सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पास्कल सीरीज, तो देख लो आप ये क्या है, n1 = 1 क्या होगा इसका 3, n1 पास्कल सीरीज के लिए क्या होगा 3, उसका थर्ड लाइन 1 2 3, तो n2 क्या हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें, ठीक है। ये जो स्केल नीचे बनाया है इसको ड्रॉ नहीं भी करो तो चलेगा, ये जस्ट आपको दिखा रहा है विजिबल वेवलेंथ कहां से कहां तक है, 4000 टू नियर अबाउट, मैंने आपको पहले ही लिखा है 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम हमारे लिए विजिबल वेवलेंथ में आता है, बहुत पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत है, आपको सिर्फ सीरीज ड्रॉ करना है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है, ध्यान रखना, ये चीजें जो मैंने लिखी है कंफ्यूज मत होना। आपको अगर बोला जा रहा है फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज,
मतलब ब्रैकेट के लिए n1 का वैल्यू क्या होता है 4, उसका फोर्थ लाइन मतलब 8। तो ये ट्रांजिशंस बहुत क्लियर होने चाहिए आपको आगे क्वेश्चंस इजी होने के लिए। ओके, अब हेडिंग डालेंगे हम लोग यहां से मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में हमें क्या समझना है, ध्यान देंगे सेम चीज है, सब कुछ जो हमने पहले पढ़ रखा है वो हमारे लिए बहुत इजी है। तो अब लिखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू line spectrum is obtained due to de-excitation of electron from one stationary orbit। आपको पहले बताया है इसको स्टेशनरी ऑर्बिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स। लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू de-excitation of electron from one stationary orbit to other stationary orbit तो जैसे मान लो आपने देखा कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी, तो इनके बीच एक एनर्जी गैप निकाल सकते हैं हम लोग। हमने को फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है, डेल्टा इक्वल टू E2 माइनस E1, एनर्जी ऑफ सेकंड मतलब हायर ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेल्टा इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ध्यान देना है, इस फॉर्मूले पे हम लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, दिस एनर्जी इमिटेड will be in form of photon and it is given by hc by lambda और h nu। फोटोन की एनर्जी क्या होती थी, hc by lambda या h nu। मतलब ये जो एनर्जी इमिट करेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा तो डेफिनेटली उसका एनर्जी कम होगा, वो एनर्जी इमिट करेगा, और जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, एनर्जी इमिट करेगा तो वो किसी फॉर्म में करेगा, और यहाँ किस फॉर्म में कर रहा है, फोटोन के फॉर्म में कर रहा है। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि ये जो एनर्जी इमिट हुआ ये किस फॉर्म में हुआ, ये हुआ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो अगर ये इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स हो रहा है तो अभी इसको आगे देखो कैसे हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूला को। इस फॉर्मूले को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखेंगे कि ये 13.6, इसको हम 1 बाय लैम्डा को बाहर लेके आ जाए तो 1 अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा होता है क्या, वेव नंबर। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 13.6 अपॉन hc इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और यहाँ से देखो 13.6 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, h और c भी कांस्टेंट है। आपको पता है h का वैल्यू ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं तो ये सारे कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हटाकर एक नया कांस्टेंट अब यहाँ पे आ गया r। एक नया फॉर्मूला बना, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा
इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर। ध्यान रखना एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इस पे फोकस करता है, सारा क्वेश्चन इसी से बनवाता है। जो स्टूडेंट स्कूल स्टूडेंट जो भी हैं उनको ये फॉर्मूले पे कमांड ज्यादा करना होगा। स्कूल एग्जाम में इससे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछता है कुछ नहीं एक्चुअली, इससे इजी ही होता है बोर मॉडल ऑफ एटम। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इस पे भी आपका उतना ही पकड़ होना चाहिए। तो वेव नंबर दैट इज 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन। RYDBERGS Rydberg equation where R is Rydberg's constant। R क्या है? Rydberg constant है, और R का वैल्यू होता है, इजी है बहुत ये, देखो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं। ये एक नंबर है 10 9 8 7 6, ठीक है। तो फर्स्ट दो को एक ही ऑर्डर में लिख दो, 10 और 9 को एक ऑर्डर में लिख दो, और फिर इसको यहाँ से रिवर्स कर दो। तो देखो मतलब याद रखने का तरीका बता रहे हैं, आप डायरेक्ट याद रखो तो बहुत अच्छा है। 10 9 7 6 8, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स हो गया, और यहाँ पे आपको याद रखना एक पॉइंट आता है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 7। अगर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखते तब आप उस फॉर्म में लिख सकते हो डायरेक्ट, बट ये याद रखना होगा आपको। और इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, क्योंकि वेव नंबर है। फॉर न्यूमेरिकल हम लोग इसको और सिंपल फॉर्म में लेंगे 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर इनवर्स। मैं जब भी सॉल्व करूंगा तो मैं यही वैल्यू लूंगा, बट एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है 1.09768 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर इनवर्स। ध्यान रखिए क्लास, ये आर कहाँ से आया है, ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे, आप देख सकते हो। एच की वैल्यू फिक्स है, सी का वैल्यू फिक्स है, सब रख के सॉल्व कर दें। तो क्या हम यहाँ से एक और चीज कह सकते हैं, आर, इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखो यहाँ पे आ जाए तो हम लिख सकते हैं आर सी एच इक्वल टू 13.6, आर सी एच इक्वल टू 13.6 देख लो। आर सी एच किसके बराबर है? 13.6 ईवी के बराबर। कहीं अगर ये कंसेप्ट रहे या ये कांस्टेंट दिख जाए तुमको आर सी एच, तो तुरंत आप 13.6 लिख सकते हो। आप देख लो यहाँ से लिखा है मैंने, क्योंकि मैंने 13.6 अपॉन एच सी किया तो आर आया, तो आर इंटू एच सी करेंगे तो क्या आ जाएगा 13.6, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडबर्ग इक्वेशन। अब मैं आपको दोनों का डिफरेंस समझाता हूँ, जो बोर एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा और जो यहाँ पढ़ेंगे, कैसे दोनों में आंसर्स आएगा और कौन सा ज्यादा इजी है। मैं कंपटीशन के लिए हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप बोर एटॉमिक मॉडल को सॉल्व करें, बट बोर्ड लेवल में जब भी आप सवाल बना रहे हो, स्कूल एग्जाम हो, तो आपको रिडबर्ग को फॉलो करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन emitted, calculate lambda of photon emitted for second line of Balmer series of hydrogen atom। ये आपको रिडबर्ग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले टैग लाइन क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। n1 का वैल्यू क्या, n2, और n2 का वैल्यू क्या 4। बार्मर सीरीज के लिए n1 2 होता है। ये आ गया। अब आपको बोला है वेवलेंथ निकालने, तो आप इस फॉर्मूले पे रखोगे, तो आप सीधा लिखोगे 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू, आर का वैल्यू क्या रख देंगे 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर मतलब 1/16। ध्यान रखो मैंने 1.1 लिया है, तब कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो रहा है, नहीं तो ये अगर आप लोगे तो कैलकुलेशन और डिफिकल्ट होगा। तो अब जब यहाँ से आप सॉल्व कर दोगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/16, तो इसको 4/16 लिख सकते हैं। 4/16 माइनस 1/16 क्या हो जाएगा 5/16, तो 16 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 16 अपॉन ये वाला नीचे आ जाएगा पार्ट 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -7। इट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे 3 भी होगा, सॉरी, ताकि ये कितना आएगा, ये 3 मल्टीप्लाई जाएगा ना नीचे, 4/16 माइनस 1/16 3/16, तो 3/16 है तो लैम्डा ऊपर चल गया, 16 नीचे आ गया। 3/16 था तो 3/16 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 16 ऊपर 3 नीचे, और ये पूरा टर्म नीचे आ गया, है ना।
इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके आ गए टर्म, तो लैम्डा हमारे लिए कितना आ गया सॉल्व करके 5 × 10⁻⁷। तो देखो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, मैंने तो शॉर्टकट में कर दिया यहाँ पे। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को बोर एटॉमिक मॉडल से सॉल्व करें, बोर मॉडल ऑफ एटम से, तो देखो N1 क्या था 2, N2 क्या था 4। हाइड्रोजन के लिए मुझे दोनों याद है, ये होता है 3.4 eV, ये होता है 0.85 eV। ठीक है, दोनों का डेल्टा ई मैंने तुम लोग को एनर्जी लेवल डायग्राम में याद रखने के लिए सिखाया है, तो दोनों का डेल्टा ई निकालोगे तो आ जाएगा 2.65 eV। और हमने यहाँ से लैम्डा भी निकालना सीखा है 12400 अपॉन ई, तो 2.65 eV, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5000 टाइम्स टू। तो ये क्वेश्चन तो हम ओरली ही करवा सकते हैं, जो अगर एक बार हाथ बैठ गया आपका इस पैटर्न पे, तो फिर आपको मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं आने वाला है आपके सामने। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लें। सबसे पहले एक एक करके हम लोग सारे लाइंस की स्टडी करेंगे। तो अब आपका हेडिंग हो जाएगा स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसमें सबसे पहले कुछ एक दो पॉइंट हम नोट करके लिखें। नोट फर्स्ट है, फर्स्ट लाइन, एक मिनट सॉरी, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, किसी भी सीरीज के लिए जनरल बातें कर रहे हैं हम, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। जैसे मान लो लाइमन के लिए बोले, तो लाइमन के लिए अगर बोल रहे हैं तो फर्स्ट लाइन क्या होगा, N1 = 1, N2 = 2। अगर बामर के लिए बोल रहे हैं तो N1 = 2, N2 = 3। ब्रैकेट के लिए बोल रहे हैं तो अलग, पास्कल के लिए बोल रहे हैं तो अलग। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज मतलब एक के जस्ट बाद वाला। अब ये कुछ भी हो, अगर लाइमन है तो 1 होगा, बामर हो तो 2 होगा ब्रैकेट, पास्कल है तो 3 होगा ब्रैकेट, है तो 4 होगा, है इस तरह से। तो अगर हमने कहा मान लो फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो N1 = 4, N2 = 5, दे हो गया फर्स्ट लाइन। तो ये जो गैप है इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, अलग अलग सीरीज के लिए। अब जैसे मान लो आपसे बोला लाइमन के लिए फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हो जाएगा N1 = 1 to N2 = 2। लाइमन का ग्राउंड स्टेट 1, फर्स्ट लाइन 2। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ। कभी भी किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए, लाइमन, बामर, पास्कल, किसी के लिए भी आपको बोला है कि इस सीरीज में मिनिमम एनर्जी बता दो, तो आप उनके फर्स्ट लाइन की एनर्जी निकाल दो। क्यों? क्योंकि आप समझो स्पेक्ट्रम ऐसे आ रहा था, कोई भी अगर मान लो हम इसका फर्स्ट लाइन देखते तो ये है, इसका फर्स्ट लाइन देखते तो ये, तो सबसे कम एनर्जी गैप कौन सा होगा, उसके जस्ट बाद वाला। यहां से यहां जाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी गैप बढ़ गया, यहां से यहां जाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी गैप बढ़ गया। ये इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये इसका फर्स्ट लाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन का मतलब लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ। सेकंड, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ सीरीज also known as सीरीज लिमिट, या तो इसको हम लोग मार्जिनल लाइन भी कहते हैं। मार्जिनल लाइन, सीरीज लिमिट और मार्जिनल लाइन, इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ। क्यों? आप कह रहे हो लास्ट लाइन मतलब कहीं से भी स्टार्ट करके सीधा आखिरी तक जाना है, तो इससे बड़ा बैंड तो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब लाइन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम वेवलेंथ। एंड फर्स्ट लाइन है ना, मैं एफ लाइन लिखा हूं, पूरा लिखा, फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ सीरीज are collectively known as
एक्सट्रीम लाइंस। अगर मैं कहीं एक्सट्रीम लाइंस बोल रहा हूं मतलब मैं फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सट्रीम लाइंस, मतलब वो आपसे बोल रहा है मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी का रेशियो बताओ। मतलब n1 इक्वल टू 1 से 2 तक का जो ट्रांजिशन हुआ, n1 इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक का जो ट्रांजिशन हुआ, दोनों का एनर्जी गैप क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, एक्सट्रीम लाइन से सब क्या होता है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं काम की बात पे, जो आपको करना है होमवर्क में भी, और एक मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। आपको एक एक सीरीज को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट हेडिंग हो गया हमारे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, तो सबसे पहले आप सीरीज का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद इसमें आप पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1 क्या लिखेंगे, इट इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, it is first spectral series of hydrogen, first spectral series of hydrogen. Number 2, it was या it is, लेकिन यही है कि पास्ट है तो इसलिए was लिख रहा है। it was found out in UV region, सबका रीजन मैंने लिखवा दिया, it was find out in UV region. Third, its ground state is n1 equal to 1, मतलब लाइन 1 खत्म कहाँ पे होता है, n1 equal to 1 पे होता है। फोर्थ कैलकुलेशन आपको करना है फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज मैंने आपको इसीलिए पीछे लिखवा दिया। फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज मतलब आप सीधा लिखेंगे n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2। जब भी आप बामर के लिए कर रहे होगे तो आप क्या लिखोगे, n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू 3। अब ये क्या दे देगा आपको, एनर्जी मीन और लैम्डा मैक्स। तो आप यहाँ से सीधा सीधा पहले एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। E1 क्या होता है, E1 क्या होता है -13.6 EV। E2 क्या होता है -3.4 EV। डेल्टा ई क्या आ गया, और ये कौन सा ई आएगा, ई मीन कितना आ जाएगा 10.2 EV। अब आप यहाँ से 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला लगा दो, वेवलेंथ निकालो, यहाँ से मैक्स मिलेगा, क्या हो जाएगा r इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर, मतलब n1 माइनस n2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे तो लैम्डा मैक्स क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 1 बाई 4, 4 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4, 4 बाई 3 r, उसको हम लिख लेंगे 4 बाई 3 r। अब ध्यान देना ये कौन सा है, लैम्डा मैक्स। तो मुझे ई मीन मिल गया, मुझे लैम्डा मैक्स मिल गया। फिर मेरा फिफ्थ पार्ट होगा लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। क्या होगा, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज। अगेन लास्ट लाइन ऑफ सीरीज हमने बता दिया क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, n1 इक्वल टू 1 एंड n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके लिए इन्फिनिटी। तो ठीक है, फिर आप पहले एनर्जी लिख लो, E1 कितना -13.6 EV, E2 कितना 0, डेल्टा ई, और ये ई कौन सा होगा, ई मैक्स, और ये कितना हो जाएगा 13.6 EV। इसी तरह से फिर हम इनके लिए लैम्डा का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ से लैम्डा कौन सा निकलेगा, लैम्डा मीन। फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे लैम्डा मीन का, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मीन इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। तो लैम्डा मीन का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन r। फिर ये इतना लिखने के बाद हमारा फाइनल कंक्लूजन आएगा फॉर लाइमन सीरीज। फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए डेल्टा ई कहाँ से कहाँ वेरी कर जाएगा, डेल्टा ई विल वेरी फ्रॉम 10.2 टू 13.6 मीन टू मैक्स। एंड लैम्डा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, लैम्डा वेरी करा, देखो लैम्डा मीन क्या है 1 अपॉन r, और मैक्स कितना है 4 अपॉन 3r। तो ये आपका कंक्लूजन पार्ट हो गया कि अच्छा लाइमन सीरीज के एनर्जी जो होगा वो 10.2 EV से 13.6 EV तक वेरी करेगा, और वेवलेंथ जो होगा 1 बाय r से लेकर 4 बाय 3r तक वेरी करेगा। पहले इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ
कैलकुलेट लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ Li plus 2 ion in terms of R. अगेन मैं इस क्वेश्चन को बोर एटॉमिक मॉडल और रिडबर्ग दोनों से करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। क्वेश्चन क्लियर है? थर्ड लाइन ऑफ बार्मर सीरीज ऑफ Li plus 2। मैं बार बार बता रहा हूँ क्लास, सबसे पहले बार्मर सीरीज बोला मतलब N1 इक्वल टू 2, थर्ड लाइन बोला है मतलब N2 इक्वल टू 5, लिथियम है तो Z इक्वल्स टू 3। इसके बिना लिखे क्वेश्चन मत सॉल्व करना, बहुत सारा मिस्टेक्स होता है। अब आप फॉर्मूला पे रख दीजिए 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, और आप क्योंकि देखो फ्रेश कर रहे हो, आपने पहले नहीं किया इन क्वेश्चंस को, तो यू हैव टू डू लाइक दिस, R इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। हैबिट रखे फॉर्मूला लिखने का बिगनिंग में, बाद में आप जब 8, 10, 20 क्वेश्चन कर लें तब आप ऐसे रखेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं, या तो आप सीधा सीधा 1/4 माइनस 1/25 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हैबिट रखो ताकि फॉर्मूला याद होता चला जाए। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो देखो मैं यहीं से कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 9, इसको सॉल्व कर लो तो ये 1/4 है और ये 1/25 है, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू R इंटू 9, 1/4 माइनस 1/25। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 25/25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना बन जाएगा 25/100 और ये कितना बन जाएगा 4/100। तो 25/100 माइनस 4/100 कितना हो जाएगा 21/100। तो मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, इंटू 9 इंटू R इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब आपको लैम्डा चाहिए तो आप लिख दो लैम्डा इक्वल टू 100 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 9 1 9, 9 2 18 और R साथ में आ जाएगा, तो आंसर आ गया कितना 100/189 R। अभी मैंने बहुत बार देखा यहीं पे स्टूडेंट रुक जाता है, पता नहीं इसको ब्रेक लग जाता है इसी को सॉल्व करने में, ये कैसे होगा, फिर बगल में साइड में कॉपी का लास्ट पेज में जाके एलसीएम लेंगे कहीं कोना में, ये सब करने का जरूरत नहीं है। 4 5 6 7 में हो गया एक्चुअली, ये सारी चीजें प्रैक्टिस 8 9 से ही आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप सीधा ये चीज लिख सकते थे, फर्स्ट लाइन के बाद ये लिखा, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है और ये लिखना है, बट अभी नहीं, इन द बिगनिंग आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, ओके। एक और क्वेश्चन इस पे करेंगे, क्वेश्चन है, अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं बोर मॉडल से अगर सॉल्व करता तो कैसे करता, थोड़ा ये भी बात कर लेते हैं एक बार। इसको मैं रेड कलर से सॉल्व कर देता हूँ। बोर मॉडल से इसको हम कैसे करते, देखो N1 इक्वल टू 2, तो पहले मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिखता है इसको, मुझे हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी पता है कितना 3.4, और n इक्वल टू 5 का मेरे को पता है कितना, n इक्वल टू 5 का होता है 0.5, ठीक है, माइनस में दोनों। तो जब हम दोनों का डेल्टा ई निकालेंगे तो ये आ जाएगा अराउंड 2.9 EV। मैं यहीं से सीधा लैम्डा रख दूंगा 12400/2.9, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 4000 के आसपास। तो ये बोर मॉडल ऑफ एटम से क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कम लोग को थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो लोग नया क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो पहले से अटेंड कर रहे हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गए होंगे इस चीज के साथ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये जो मैंने निकाला दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर, क्योंकि लिथियम दिया था ना मुझे, तो इसको क्या कर देंगे इनटू जेड स्क्वायर, मतलब इसको इनटू 9 करना पड़ेगा, अब आ जाएगा आंसर आपका, क्योंकि दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो मुझे निकालना किसके रिस्पेक्ट में था लिथियम, तो लिथियम के जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.9 इंटू 9, तो इसको यहाँ से रख के डिवाइड कर दो। तो अगर इसको देखो, अब रफ कैलकुलेशन करने में आप कभी मत घबराओ, इसको 10 मान लो, 10 से 1 0 हटा दो, तो ये 1240 बाई इसको अब क्या मान लो 2.9 को 3, अब आप इसको ओरली कर सकते हैं, 3 4 12 मतलब 400 कुछ एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर के बराबर आ जाएगा, या एंगस्ट्रॉम, मैंने 1240 लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है इफ लैम्डा थ्री 72413, ठीक है, अप्रोक्स मैंने बोला पहले ही बोल दिया आपको, क्यों मैं अप्रोक्स बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शंस होता है ना। देखो अब कोई ऐसा स्टूडेंट थोड़ी होगा जिसको 12400 डिवाइड करने के लिए नहीं आएगा 2.9 इंटू 9 से, सब लोग कर सकते हैं, आपको आता है 2.9 इंटू पहले 9 करेंगे
ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये सबको आता है। बट आपको सीखना क्या है यहाँ पे, सीखना है कैसे टाइम बचाना है, वो चीज मैं सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये 9 था, इसको आप 10 मान लें, 10 मान के 0 उड़ा दें यहाँ से, 1240 बाई 2.9 आया, 2.9 को 3 मान लें। अब क्या होगा तुम्हारा आंसर, देखो क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा मिस्टेक इसमें, ये जो वैल्यू आएगा, सपोज ये x आया, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, तो तुम्हारा जो आंसर होगा, तुमने क्या किया, इस वैल्यू को बढ़ा दिया, इस वैल्यू को तुम बढ़ा दिए तो ये वैल्यू कम आ गया। यानी अगर ये वैल्यू ज्यादा होता तो तुमको ये वैल्यू क्या आ जाता, ये वैल्यू कम आएगा ना, क्योंकि ये कम कर दिया तो ये वैल्यू सॉरी ज्यादा आ गया। मतलब अगर यहाँ 10 होता, यहाँ तुमने 9 था, तुमने इसको 10 कर दिया तो ये बढ़ा दिया, तो ज्यादा से डिवाइड किया, यानी x कम होगा, x से ज्यादा होगा, तो ये चीज तो आपको पता ही है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इफ लैम्डा ऑफ प्लीज एक्सप्लेन कि n की वैल्यूज जो n1 इक्वल टू 1 एंड n2 2, ये तो मैंने आपको स्पेक्ट्रल लाइन के लिए बता दिया ना पीछे। बाल्मर सीरीज कहाँ पे आता है, n1 इक्वल टू 2 पे आता है, तो फर्स्ट लाइन बोला तो बाल्मर चालू ही 2 से होता है, तो मैं 2 ही लिखूंगा सीधा। आपके लिए अगर बोल दिया लाइमन, तो लाइमन के लिए n1 फिक्स हो गया ना 1, वो तो स्पेक्ट्रल लाइन जो मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट, ये इसमें लिखवाया है सबका अलग अलग सीरीज, तो यहां से ही आपको देखना है उस चीज को। इफ लैम्डा इक्वल लैम्डा ऑफ फोर्थ लाइन, if lambda of fourth line of Balmer series of He plus in is x, question है, if lambda of fourth line of Balmer series of He plus in is x, then calculate lambda of third line of Balmer series of B plus 3 in in terms of x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लैम्डा ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ He plus in is x, then calculate lambda of third line of Balmer series of B plus 3n in terms of x। देख लो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से इस क्वेश्चन का। n1 2 n2 6 z2 लिए, तो मैंने पहले हीलियम पे अप्लाई किया रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, तो क्या आया 1 बाय x इक्वल टू 8r बाय 9। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, r को क्या ले लिया, r कांस्टेंट है ना, उसमें भी आएगा, इसलिए इसको ऐसे लिख दिया 9 बाय 8x। फिर हमने बेरिलियम पे लगा दिया है फॉर्मूला, तो यहाँ पे देख लो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई किए और r यहाँ से उठाए क्या 9 बाई, उसको यहाँ पे पुट कर दिए, तो मेरे को लैम्डा का वैल्यू 50x बाय 189 मिल गया।